हेलो श्रोताओं, नमस्कार। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मीनू त्रिपाठी की लिखी कहानी पहचान। तो आइए सुनते हैं कहानी पहचान। कितनी देर से फ़ोन बज रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? झुंझलाते हुए रागिनी ने बजते फ़ोन को उठाया। हेलो, मुबारक हो मैडम, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी छुपी रुस्तम निकलेगी। रागिनी तुरंत अपनी सहेली गायत्री की आवाज़ पहचान गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हंसते हुए रागिनी ने पूछा। अंदाजा तो उसे भी था कि गायत्री किस बारे में बात कर रही है, पर वो अनजान बनकर उसी के मुंह से सुनना चाहती थी। रागिनी, तुमने तो बताया नहीं, पर हमें आज के अखबार के जरिए से पता चला कि तुमने कुकरी पर एक किताब लिखी है। ग्रेट यार। गायत्री की बात से एक बार गई तो वह भी चौंक गई थी। किताब की बात से तो वो वाकिफ थी, पर अखबार में छपने वाली बात तो रागिनी के लिए भी नई थी। गायत्री से बात कर रागिनी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो देखा वहाँ पूर्वी और नेहा अखबार को फैलाए बैठे थे। रागिनी को देखकर पूर्वी उत्साह मिश्रित आवाज़ में वहीं से ज़ोर से बोली, मम्मी आप तो सेलिब्रिटी बन गई हो, यह देखिए आपका नाम न्यूज़पेपर में छपा है। रागिनी असमंजस में पड़ी थी। क्या वाकई उसका किताब लिखना इतनी बड़ी बात थी कि अखबार की सुर्खियां बन जाए? मम्मी ऑटोग्राफ प्लीज। अपनी बहू पूर्वी की शरारत पर रागिनी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। तभी नेहा आ गई और बोली, मम्मी पता है मेरे ससुराल में तो आप छा गई है। अब तो सब बोलने लगे हैं कि जब माँ इतनी टैलेंटेड है तो बेटी में कुछ गुण आए हैं या नहीं। सच, आपने तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया। उसकी बात पर सब हंस पड़े। रागिनी के गले लगते हुए नेहा प्यार से बोली, मॉम प्राउड ऑफ यू। तो अनायास रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। कब सोचा था कि इस उम्र में यूँ सब की आंखों का केंद्र बन जाएगी। जिस उम्र में सोचा था कि बस अब कोई काम नहीं है, बच्चे सेटल होकर अकेलेपन बिखेर गए हैं, उस उम्र में कुछ ऐसा और इस तरह होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मम्मी मैं तो आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कल तक यही नेहा गलबैया डाले प्यार से बोलती थी तो किस तरह रागिनी निहाल हो उठती थी, पर मन से जानती थी कि बेटी तो पराया धन है, कोई उसे अपने पास रख पाया है क्या? यह एक ऐसी धरोहर है जो पास न रखी जाए और सौंपते हुए भी आंखों में नमी दे जाए। माँ के साथ हमेशा साथ रहने का दम भरने वाली नेहा को ससुराल विदा किए हुए 2 दिन हो गए थे। बिटिया की याद में भर आई आंखों को पल्लू से सुखाती हुई रागिनी ब्याह के बाद फैले घर को अकेले ही समेट रही थी कि विपुन की आवाज़ आई, मम्मी मैं और पूर्वी भी निकलेंगे अब। कुछ दिन और रुक जाते तो। रागिनी की बात पर विपुन 2 पल को मौन हुआ तो पूर्वी बोल पड़ी, मम्मी नेहा की शादी में ली गई छुट्टियों से बहुत वर्क पेंडिंग हो गया है, फिर आपके पास तो इतना काम है, उसे निपटाने में मन लगा रहेगा। थोड़ा सेटल होते ही हम फिर आ जाएंगे। विपुन पूर्वी से कहो खाने पीने के लिए कुछ रख ले, कितनी मिठाई बच गई है। मम्मी सिर्फ 2 डिब्बे ले जाऊंगी, एक मैं अपने ऑफिस और एक विपुन अपने ऑफिस वालों के लिए ले जाएगा। ऑफिस के लिए मैं रख दूंगी, पर तुम लोग अपने लिए भी तो ले जाओ। मम्मी देख देख कर मन भर गया है, अब 6 महीने तक तो मिठाई की ओर देखने का भी मन नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारे हाथ के गुलाब जामुन या पूरन पोली हो तो अलग बात है। रात के 12 बजे भी आ जाएंगे खाने के लिए। विपुन ने हमारी बातों में शामिल होते हुए कहा तो रागिनी की आंखें स्नेह से डबडबा गई। रागिनी को भावुक होते देख अचानक पूर्वी रागिनी का हाथ पकड़कर संजीदगी से बोली, मम्मी मैं जानती हूँ नेहा के जाने के बाद आपका समय काटना कितना मुश्किल होगा। सच पूछिए तो जब तक नेहा घर में थी हम दोनों आप लोगों की तरफ से निश्चिंत थे, पर अब आपका समय कैसे बीतेगा ये सोचकर मन उदास हो जाता है। लापरवाह सी अपने काम से काम रखने वाली बहू की इस बात पर रागिनी के मन में एक हुक सी उठी। पूर्वी इतनी संवेदनशील है यह तो कभी उसे नहीं महसूस ही नहीं किया था। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो वह नीचे देखते हुए धीमे शब्दों में बोली,
मम्मी, मैं और विपुन अब परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं। पुलकित सी रागिनी बोली, सच पूर्वी, ये तूने अच्छी खबर सुनाई। अब जल्दी से खुशखबरी भी सुना देना, कम से कम अब मेरी समस्या का समाधान निकल आएगा। मम्मी, कुछ कहूँ आपसे? हाँ बोलना। मम्मी, मैं जानती हूँ कि जब जब हमें आपकी ज़रूरत होगी आप हमेशा हमारे साथ खड़ी होगी। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम भी जानते हैं कि हम लोग आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं, पर मैं एक औरत होने के नाते आपके लिए कुछ और भी सोचती हूँ। मम्मी, मैंने कभी भी आपको अपने लिए जीते नहीं देखा। मम्मी, ऐसा नहीं लगता कि इस घर की देख रेख में आपकी अपनी पहचान कहीं खो सी गई है? हम चाहते हैं कि आप स्वयं को भी ढूंढें और हमारा भी मार्गदर्शन करें। मैंने अपने मायके में देखा है किस तरह भैया भाभी के बच्चों में माँ ने खुद को उलझाया, पर जब वो बड़े हो गए, सब कुछ अच्छी तरह से सहेजने के काबिल हुए, तब अलग होकर माँ के अकेलापन को बढ़ा गए। मम्मी, अब आप फ्री है तो क्यों नहीं कुछ ऐसा करती जिसमें आपको आत्मिक शांति मिले, कुछ ऐसा जो अब तक आप समय की कमी के कारण नहीं कर पाई हो। पापा भी तो खुद को कभी दोस्तों में तो कभी सोशल नेटवर्किंग में बिजी रहते हैं। ऐसे में आप भी कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करती जो आपको बिजी भी रखे और एक सेटिस्फेक्शन भी दे। पूर्वी, अब इस उम्र में गृहस्थी और तुम लोगों के अलावा मैं और क्या सोचूंगी। और ये तू क्या बेसिर पैर की बातें लेकर बैठी है? मेरी पूरी दुनिया नेहा, विपुन और तुम लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ज़रूरत पर अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? अब इस उम्र में कुछ नया क्या करूँगी? कुछ करने के लिए उम्र की नहीं, नई सोच की ज़रूरत होती है। कुछ सोचिए मम्मी। उसकी बात पर रागिनी को हंसी आ गई। देखा मम्मी, आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पूर्वी की बात पर रागिनी ने स्नेह से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम लोग आराम से जाओ, यहाँ की चिंता मत करना। हाँ, जब भी समय मिले मिलने आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। पूर्वी चली गई थी। रागिनी को जो कुछ समझा गई थी उन सब बातों को रागिनी आजकल के बच्चों का बचपना मान के भुला बैठी थी। 1 साल पहले ही तो पूर्वी और विपुन की शादी हुई थी। दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। पूर्वी और विपुन एक दूसरे के ही पसंद थे। विपुन की पसंद से सुधांशु और रागिनी दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। विपुन और पूर्वी की शादी के बाद रागिनी और सुधांशु के जीवन में एक नई रौनक और उत्साह ने बसेरा बना लिया था। कुछ दिनों तक घर में काफ़ी चहल पहल रही। 6 महीने बाद ही उन दोनों ने कंपनी की तरफ से मिले हुए घर में शिफ्ट कर लिया। पापा, आने जाने में बहुत समय लगता है, वहाँ हमारा काफ़ी समय सेव हो जाएगा। एक दिन विपुन ने कुछ संकोच से कहा तो सुधांशु और रागिनी समझ गए कि नया जोड़ा उन्मुक्त वातावरण में सांस लेना चाहता है। रागिनी के उदास चेहरे को देखकर विपुन बोला, मम्मी, हम लोग हर वीकेंड में आ जाया करेंगे। ये अनुबंध भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगा था। गलती पूर्वी और विपुन की भी नहीं थी। दोनों वीकेंड में अपने कमिटमेंट को निपटाने में कभी कभी उलझ जाते थे। तब नेहा उनकी कमी को पूरा कर देती थी। लेकिन नेहा के ब्याह के बाद विपुन और पूर्वी की अनुपस्थिति से ऐसा लगता समय मानो ठहर गया हो। नेहा के बगैर घर सूना हो गया था। ऐसे में रागिनी का रोज़ नेहा के फ़ोन और पूर्वी के वीकेंड पर आने का रास्ता देखना नियति बन गई थी। बेटी की नई गृहस्थी में यूँ बार बार अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना अच्छा नहीं लगता। और पूर्वी और विपुन के अपने कुछ कमिटमेंट होते हैं। ऐसे में वो हर संडे यहीं बिताए, ये सोचना भी ज़्यादती है। रागिनी, यूँ घर पर बैठी रहोगी तो खुद को बीमार कर लोगी, सुधांशु अक्सर कहते। धीरे धीरे उनकी जिद रंग लाने लगी थी। सुबह की सैर का चस्का रागिनी को भी लग गया था। बाहरी लोगों से मेल मुलाकातों से मन बहलने लगा था। इतने सालों के अंतराल में जिम्मेदारियों के बोझ तले सुधांशु के साथ अपने रिश्ते में आए ठहराव में फिर से एक लय का संचार हो गया था। निस्पंद जीवनधारा में नवसंचार हो गया था।
एक बार फिर दोनों के साथ ने बाहर की दुनिया से टूटा संपर्क पुनः साधना शुरू कर दिया था। इंटरनेट पर तिलिस्मी खजाने की खोज में वे दोनों जाने कितना समय बिता देते। सुधांशु ने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो सबसे पहले नेहा ने उससे संपर्क किया। बाद में पूर्वी ने उसका स्वागत किया। फिर तो रागिनी के दोस्तों की श्रृंखला बढ़ती गई। जाने कितने पुराने दोस्त मिले। इन गतिविधियों में उसका दिन कब निकल जाता कुछ पता ही नहीं चलता। सुधांशु ने उसे लोगों से जुड़ना सिखाया। नेहा मम्मी के इस कदम की सराहना करते नहीं थकती थी, तो रागिनी भी बिटिया से इस तरह के जुड़ाव से प्रसन्नचित्त थी। तभी पूर्वी माँ बनने वाली है ये खबर रागिनी को मिली तो वह खुशी से झूम उठी थी। काम में व्यस्त पूर्वी को अपनी थकान का एहसास गर्भ में पल रहे बच्चे से होता। वह जान जाती कि अब काम से उसे कुछ देर विराम लेना चाहिए। तबीयत कुछ नासाज सी रहने लगी थी। ऐसे में रागिनी से बात करके वह अच्छा और सुरक्षित महसूस करती। रागिनी अक्सर उससे मिलने जाती और ढेर सारी हिदायतें छोड़ कर आती। पूर्वी जब भी रागिनी को ऑनलाइन देखती तो वह चैटिंग करके अपने हालचाल देती और उसकी हिदायतों पर अमल करती। रागिनी को भी अपनी बहू से निकटता का आभास रहता। पूर्वी ये 3 महीने बहुत संभल कर तुम्हें निकालने हैं। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, विपुन मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं मैटरनिटी लीव मिलते ही आपके पास आ जाऊंगी और आपने मुझे जिन चीज़ों से परहेज बोला है उसका मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ। इस तरह के वार्तालाप उनकी दिनचर्या के हिस्से बन गए थे। एक दिन नेहा ने मम्मी को चैट पर बैठे देखा तो पूछा, मम्मी आज घर पर डिनर है, स्वीट डिश क्या बनाऊँ? डिनर में क्या है? इंडियन फूड। खीर ट्राई करो, पर उसमें दूध और चावल का अनुपात कितने लोग हैं? करीब 10-12। नेहा ऐसा कर। रागिनी चटपट उसे पूरा अनुपात समझाकर कंप्यूटर लॉग आउट कर ही रही थी कि पूर्वी ऑनलाइन हो गई। मम्मी आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। देर तक उनके वार्तालाप चलने के साथ सुधांशु के सब्र का बांध टूट गया। फिर तो सुधांशु की झुंझलाहट पर ही उसने लॉग आउट किया। सुधांशु शिकायती स्वर में बोले, मैंने सोचा था कि बच्चों के अपनी दुनिया में मस्त होने के बाद तुम कुछ समय मुझे दोगी, पर देख रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों में पहले से ज़्यादा व्यस्त हो गई हो। सुधांशु, यह एहसास बहुत सुखी करता है कि मैं दूर रहकर भी बच्चों के काम आ रहे। मुझे नहीं पता था कि इसमें मेरी दुनिया के रंग बिखरे हुए मिल जाएंगे। कितनी कम दूरी लगती है अपने बच्चों से न। उसकी बात सुनकर सुधांशु मुस्कुरा दिए। कितना बदलाव आ गया था रागिनी में। खालीपन से भरी आंखों में अब कितना कुछ दिखता था। कुछ बताने की तो कभी कुछ जानने की जिज्ञासा उसे ऊर्जावान बनाए रखती थी। एक दिन वॉल पोस्ट में एक मैसेज को पढ़कर रागिनी ठहाका लगाकर जोर से हंस पड़ी। उसे यूं हंसता देखकर सुधांशु हैरत में थे। हंसते हंसते रागिनी की आंखों में पानी आ गया। सुधांशु करीब आए तो उस पोस्ट को पढ़कर वो भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाए। लिखा था, काश आज मेरा बनाया केक बनने के बाद टूट कर न बिखरे, वो अपने सही सेफ में सही सलामत रहे। ओ गॉड, मेरी हेल्प करना प्लीज़। उफ, ये लड़कियां भी क्या क्या लिख कर वॉल पोस्ट कर डालती है। देखो रागिनी, तुम्हारे लिए ये साधारण सी बात है क्योंकि तुम्हें अनुभव और इन सब चीज़ों का तजुर्बा है, पर ये लड़कियां तो अपने प्रयासों और अनुभवों की सीढ़ियां चढ़ रही है। सुधांशु की बात कुछ देर उसके जहन में घूमती रही। कुछ सोचने के बाद रागिनी ने काव्या के वॉल पर पोस्ट डाला, आज आप अपने केक को सेट होने देना, बिल्कुल ठंडा होने के बाद उसे निकालना, तब उसे काटना। वॉल को रात पोस्ट पर काव्या का मैसेज था, थैंक यू सो मच। आज पहली बार मेरा केक बिखरा नहीं। आपकी दी हुई टिप बहुत काम आई। ये मैसेज वॉल पोस्ट पर क्या आया। रागिनी के पास तो सुझाव और समस्याओं की बाढ़ सी आ गई। नमक ज़्यादा है तो क्या करे? इमली की चटनी गाढ़ी नहीं बनती है। धनिया की चटनी का रंग हरा नहीं रहता है। दही कैसे जमाए? इन सब बातों के जवाब देने में रागिनी को बड़ा मज़ा आता।
किसी सवाल का जवाब उसे दुविधा में डालता तो वह उसकी खोज में जुट जाती। अब तो उसकी वॉल पोस्ट पर नए सुझावों का ढेर लगा रहता। जवाब में होते ढेर सारे धन्यवाद और सराहना। आप इन नुस्खों पर किताब क्यों नहीं लिखती? कोई ये लिखता तो रागिनी सोच में पड़ जाती। नेहा और पूर्वी ने भी इस बात पर रागिनी का उत्साह बढ़ाया। सच मम्मी, इस बारे में सोचिए, आप जरूर सफल होगी। बहू की यह बात सुधांशु को सोच में डालती कि पहले की अपेक्षा इन दिनों रागिनी के प्रति पूर्वी में कितना विश्वास और सम्मान आया है। स्वयं रागिनी भी ऐसा सोचती। पूर्वी को जहां अपनी सास के अनुभवों पर नाज होता, वही नेहा के मन में अकेलेपन को जीती उसकी मां की चिंता तिरोहित हो उठती थी। सुधांशु अपनी पत्नी की लोकप्रियता पर मंत्रमुग्ध थे। आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दूसरों का सहारा बन पाने की सोच और कोशिशों ने उसमें ऊर्जा का संचार कर दिया था। नेहा और पूर्वी ने मिलकर पूरे जोश के साथ रागिनी की किताब पर काम किया। नेहा ने उसके कवर पेज को तैयार किया तो पूर्वी ने रागिनी के अनुभव और सुझावों को कैसे संकलित किया जाए इस पर योजना बना के काम किया। किताब छपने के बाद पुस्तक विमोचन के लिए कुकरी विशेषज्ञ कुमुद दवे को आमंत्रित करके उन्हीं के हाथों से विमोचन करवाया तो रागिनी रोमांच से भर उठी थी। गोपनीय तरीके से रागिनी के इस प्रयास को बच्चों ने अखबार की सुर्खियां बना दी थी तो उसे यूं लगा मानो वह अपने हिस्से के आकाश की ओर बढ़ रही हो और आकाश का वो टुकड़ा बाहें फैलाए रागिनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसका अपना अस्तित्व अपने परिवार के सहयोग और संरक्षण में नई आभा के साथ अभित खड़ा था। आज वह स्वयं को आम से खास बनते देखकर अभिभूत थी। स्वयं से हुई पहचान उसे अद्भुत लग रही थी। पूर्वी और नेहा रागिनी की सफलता का जश्न मनाकर वापस चली गई थी। तभी अपनी ओर से निश्चिंत से बैठे अखबार पढ़ते सुधांशु के आराम में रागिनी ने खलल डाला। अरे सुनो, सोच रही हूँ अपना एक ब्लॉग खोल लूँ। उसकी बात पर सुधांशु ने कुछ विस्मय से उसे देखा तो वह कंप्यूटर में उलझी ताने बाने सुलझाती दिखी। सुधांशु की ओर से कोई जवाब न मिलने पर वह दोबारा बोली, सुधांशु जरा मेरी मदद करना। रागिनी नया ब्लॉग खोलने के लिए अपनी आगे की योजना को विस्तार दे रही थी और सुधांशु मुस्कुरा रहे थे। जानते थे कि अब रागिनी रुकने वाली नहीं है। बहती हुई नदी की तरह वो किसी नए मोड़ पर मुड़कर बहने की तैयारी में है। तो ये थी कहानी पहचान। कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।